तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ, एक रात के मेहमान। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। लिफ्ट लिफ्ट एक कार आपसे टकराए और आपका कुछ भी ना बिगड़े बल्कि कार ही दो हिस्सों में बढ़ जाए। क्या आपने कभी ऐसी कल्पना भी की है? नहीं ना। इंद्रजीत और फोकटराम ने भी कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी, मगर राजनगर से सुंदरगढ़ जा रहे इंद्रजीत व फोकटराम के साथ उस अंधेरी भयानक रात में जो कुछ भी घटा था वह कोई कल्पना नहीं थी। दोनों पूरी तरह होशो-हवास में थे, फिर भी उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न हुआ था। इंद्रजीत को उसके पिता राजा ठाकुर ने 5 साल की अल्प आयु में राजनगर बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया था और अब बीएससी पास कर चुके इंद्रजीत को अपने बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए लाने को सुंदरगढ़ से कार भेजी। ड्राइवर फोकटराम उस समय हैरान रह गया, जबकि अचानक ब्रेक फेल हो जाने से कार उसके काबू से बाहर हो गई और पेड़ से जा टकराई। फिर ओह, बाल बाल बचे फोकट में। मगर बॉस, आई मीन सर, यानी कि हुजूर, ब्रेक फेल हुए तो हुए कैसे? क्या मालूम, चलो बीच सड़क पर खड़े होते हैं, शायद राजनगर की ओर से कोई गाड़ी आती दिखाई दे जाए। सड़क के इंद्रजीत और फोकटराम सड़क के बीचों बीच खड़े किसी वाहन के आगमन का इंतजार करने लगे। क्या सोच रहे हो फोकट? यही कि ब्रेक फेल हुए तो कैसे? अभी 2 दिन पहले ही तो बड़े मालिक ने कार को पूरी तरह चुस्त दुरुस्त करवाया था। फोकट में यकीन, मशीन ही तो है, कोई ना कोई पुर्जा गड़बड़ रह गया होगा। तभी किसी कार की हेडलाइट की तेज रोशनी में इंद्रजीत व फोकटराम का शरीर नहा गया। लिफ्ट लिफ्ट। अरे नहीं, उफ। मैंने कहा हुजूर, छोटे मालिक, मेरी आंखों ने अभी अभी जागते जागते एक सपना देखा, बड़ा ही अजीबोगरीब सपना। मुझे लगा कार हमसे टकरा कर टूट गई और 2 हिस्सों में बंटकर आगे निकल गई। कमाल है, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? फोकट में हम दोनों को एक जैसा वहम कैसे हो गया? कार वापस घूमकर उनके बिल्कुल करीब आ गई। अरे, गाड़ी तो वापस घूमकर फिर हमारे पास आ गई है। फोकट में ड्राइवर कोई शरीफ आदमी लगता है। कार की पिछली सीट का उनकी तरफ का द्वार एक झटके से खुला। हे हुजूर बड़ा सज्जन है यह कार वाला। फोकट में बड़ी देर से किसी वाहन के इंतजार में व्यग्र इंद्रजीत और फोकटराम हड़बड़ाहट में शीघ्रतापूर्वक कार की पिछली सीट पर बैठ गए। उनके बैठते ही, शुक्रिया जी, हम लोग काफ़ी देर से गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। फोकट में दरअसल हमारी कार यानी कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं और हो गए एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना बॉस? आई मीन छोटे मालिक, यानी कि सरकार। फिर हंसते हुए फोकटराम ने ड्राइवर की ओर मुंह घुमाते हुए उससे कहा, हमें सुंदरगढ़ जाना है जी। क्या हुआ फोकटराम? द ड्राइवर आए। ड्राइवर गायब। ड्राइविंग सीट की तरफ नजरें घूमते ही इंद्रजीत भय व आश्चर्य से उछल पड़ा। कार बिना ड्राइवर के कैसे चल रही है हुजूर? फोकट में तभी हुजूर, इंद्रजीत ने कार को ट्रक से टकराने की स्थिति में देख तुरंत ही स्टीयरिंग की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर स्टीयरिंग उसके हाथ में आने से पहले ही स्वयं ही घूम गया और ट्रक सर से कार के बगल से गुजर गया। कार सड़क के किनारे की ओर मुड़ते हुए खाई में गिरने की अवस्था में पहुंची थी कि स्टीयरिंग खुद ब खुद एक झटके से घूम गया। ओह, बाल बाल बचे, मगर स्टीयरिंग अपने आप ही कैसे घूम गया? ओह, तभी ओह नहीं, इंद्रजीत तुरंत पिछली सीट से ड्राइविंग सीट पर कूद गया। उसने स्टीयरिंग संभाली और फिर कार के सामने अचानक आ गई उस औरत को बचाने के लिए उसने ब्रेक पर पांव मारा, मगर तब तक शायद देर हो चुकी थी और ठीक उसी समय ई फोकट की चीख निकल गई। हुजूर, वो औरत तो शायद मर ही गई हो। यह तो मर गई, नब्ज गायब, सांस भी नहीं चल रही। और हुजूर, इसके सिर से लहू यानी कि खून भी तो बह रहा है फोकट में। और हुजूर, यानी कि साहब, आई मीन छोटे मालिक, इसके सिर में तो कोई कील भी ठुकी हुई है फोकट में। हाँ, लगता तो है। जिस कार से टकराए हैं हुजूर, उसमें थे तो हम लोग ही फोकट में। कहीं हम पर कोई पुलिस केस न लग जाए फोकट में। तभी आह, अरे यह तो जिंदा है हुजूर, यानी कि छोटे मालिक, फिर तो इसे तुरंत ही मेडिकल एड की ज़रूरत है। आई मीन किसी डॉक्टर के पास ले चलना चाहिए इसे फोकट में। हाँ चलो, इसे कार की पिछली सीट पर लिटा दिया जाए। इंद्रजीत और फोकटराम ने उस औरत को कार की पिछली सीट पर लेटा दिया। कार की पिछली सीट पर औरत को लेटाने के बाद इंद्रजीत ने कार स्टार्ट करनी चाहिए, मगर कार तो स्टार्ट नहीं हो रही। फोकट, अरे अब क्या गड़बड़ हो गई भाई? यहाँ तक तो ठीक ठाक चली आ रही थी फोकट में। नीचे उतर कर तुम धक्का लगाओ, शायद स्टार्ट हो जाए। फोकटराम धक्का लगाने के लिए कार से नीचे उतरा। फिर हाय, मुझे खूब धक्का लगवा लो फोकट में। हाय, लगता है अब कार स्टार्ट नहीं होगी, और होगी तो तब होगी जब फोकटराम का सारा तेल निकल जाएगा। काफ़ी दूर तक धक्का लगाने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुई तो आखिरकार
कर इंद्रजीत भी कार से बाहर आ गया। उफ, आसमान कहर ढाने लगे हैं और यहाँ आसपास ठहरने की कोई जगह भी नहीं है। मैंने कहा, हुजूर यानी कि छोटे मालिक, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो यहीं कहीं पुरानी हवेली भी होनी चाहिए। फोकट में सुना है वह भूताहा हवेली है। बकवास, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब बकवास है। प्रेतों के किस्से कमजोर दिल लोगों को मन गढ़ंत बातें हैं। मैं नहीं मानता भूतों को। म मानता तो मैं भी नहीं हूँ हुजूर, मैं कोई कमजोर दिल थोड़ी ही हूँ फोकट में। तभी गड़, अरे उई, हा हा हा, शेर दिल फोकट, अभी तुम हवेली की बात कर रहे थे ना, आओ उसे ही तलाश करते हैं। सड़क पर खड़ा रहना तो मुश्किल है, देखो बारिश होने वाली है। क्या बारिश? अरे उधर तो देखो फोकट, उधर कोई हवेली लगती है। बिजली की चमक से अचानक ही हवेली झलक उठी थी। दोनों की नज़रें उस हवेली पर पड़ी। चलो फोकट, अब हवेली की तरफ चलते हैं। तुम कार की पिछली सीट से उस औरत को उठाकर कंधे पर डाल लो। उस बेचारी को इतने खराब मौसम में यहाँ छोड़ना भी ठीक नहीं। पर साहब यानी कि छोटे मालिक, वो मर गई तो फोकट में जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल उसे डॉक्टरी सहायता उपलब्ध कराना तो मुश्किल है। इंद्रजीत ने कार की पिछली सीट का द्वार खोला और फुकटराम उस घायल सी औरत को उठाने के लिए सीट पर झुका, मगर गायब। फुकटराम की चीख सुनकर इंद्रजीत भी कार की ओर लपका और वह कार की पिछली सीट से औरत को गायब देख हक्का बक्का रह गया। हुजूर, मैंने कहा भाग लें फोकट में यहाँ से। वो औरत जरूर कोई प्रेतनी या चुड़ैल रही होगी। वाह भाई वाह शेरदिल फोकट साहब, आप तो सचमुच बड़े बहादुर हो। अबे अरे, वह औरत होश में आकर उठ कर भाग गई होगी। आओ चलो उधर हवेली की तरफ चला जाए। लो, बारिश भी होने लगी फोकट में। हवेली तक पहुँचते पहुँचते हम भीग जाएंगे हुजूर। और हवेली के निकट पहुँचने पर चलो, अब तो रात आसानी से कटेगी। दोनों के दरवाज़ा खोलने का प्रयास करने से पहले ही द्वार स्वयं खुल गया। हुजूर यानी कि बॉस, मैंने कहा छोटे मालिक, दरवाज़ा जरूर अंदर से किसी ने खोला है। फोकट में पागल हुए हो? इस उजाड़ हवेली में कौन रहता होगा भला? आओ अंदर चलते हैं। द्वार हवा से खुल गया होगा। तुम बेकार ही डर रहे हो सेठ दिल फोकट। नहीं, मैं कहाँ डर रहा हूँ, देख लीजिए मैं तो हंस रहा हूँ। उफ, अब क्या हो गया? बहुत डरते हो तुम भी। तभी इंद्रजीत की नज़र भी फोकटराम की नज़रें का अनुसरण करती सामने दिखाई देने वाले श्वेत साये पर पड़ गई और फिर अचानक ही सफ़ेद साया तेजी से घूम गया। कहिए क्या चाहिए आपको? कार की पिछली सीट पर से अचानक गायब हो गई उस रहस्यपूर्ण औरत को सामने देखकर फोकटराम की भय से चीख निकल गई। घबराहट में लड़खड़ा गए फोकटराम का हाथ पड़ा दीवार पर लगे स्विच बोर्ड पर और अगले ही पल हॉल कमरे में फैल गया तीव्र उजाला और उजाला होते ही गायब हो गया वह साया। बड़ा लंबा चौड़ा हॉल है मगर खाली खाली। आओ ऊपर चलकर देखते हैं, रात आराम से गुजारने के लिए शायद ऊपर कोई ढंग की जगह मिल जाए। ऊपर पहुँच वे खिड़की के समीप पहुँचे। तभी वो कार सड़क से गायब है। छोटे मालिक का कौन ले गया होगा उसे? फोकटराम के साथ साथ इंद्रजीत ने भी बाहर झांका और वह देख कर वह भी हक्का बक्का रह गया कि कार सचमुच उस स्थान से गायब थी जहां उसे छोड़कर आए थे। तभी गड़ 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 बादलों की भयानक गर्जना के साथ ही अचानक लाइट चली गई। ठीक उसी समय धप, उई भूत! बिजली के एकाएक के अपने सिर पर कूदने से भयभीत फोकटराम बिना सोचे समझे तेजी से भागा। क्या हुआ फोकट? और फिर धड़ाम। थोड़ी देर बाद चोट ज़्यादा तो नहीं आई? हाय, हड्डी पसली टूट गई फोकट में, यानी कि कचूमर निकल गया सारे शरीर का। मैंने कहा भाग चलो बॉस, यानी कि सर जी, आई मीन छोटे मालिक, क्यों इस फोकट को फोकट में मरवाने पर तुले हो? जय बजरंग बली, रक्षा करना अपने इस कुपुत की। तभी म्याऊं, उई, उफ उफ, कुछ नहीं फोकट, सिर्फ बिल्ली है, तुम तो बेकार डर रहे हो। उसी समय और आप कह रहे थे कि सिर्फ बिल्ली है, वो देखिए। अरे चूहे ही तो हैं, क्यों घबरा रहे हो? मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, आई मीन बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा हूँ, मगर क्या है कि भूख लग रही है मुझे फोकट में। तभी खाना खाओगे आप लोग? आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? इंद्रजीत के सवाल पर वह औरत ठाका मारकर हंसी। ही। न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे उस औरत को मैं पहचानता हूँ। उस समय भी मुझे ऐसा ही लगा था जब वह कार के सामने सड़क पर खड़ी थी। मगर है कौन यह? तभी लीजिए भोजन लीजिए आप लोग। अरे बाप रे, इसके हाथ में कुछ नहीं था और ये भोजन की थालियाँ उड़ती हुई हमारे पास कैसे आ गई? मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है छोटे मालिक। कोई बात नहीं, अभी तो मुझे भी भूख नहीं है, खाना रखा रहने दो, जब भूख लगेगी खा लेंगे। हाँ, आपने बताया नहीं आप कौन हैं? तुम मुझे बहुत करीब से जानते हो इंदर, हैरत है कि तुमने अब तक मुझे नहीं पहचाना। खैर, मुझसे तुम्हारा क्या रिश्ता है यह तुम बाद में जान जाओगे।
पहले सुनो ऐसी ही एक भयंकर तूफानी रात की कहानी। इस हवेली में उस भयानक रात में जो कुछ भी घटा, उस घिनौनी षड्यंत्र की कहानी। इस हवेली में मैं अपने पति और नन्हे से बच्चे के साथ खुशी से रहती थी। हमारा परिवार हर तरह से सुख संपन्न से भरा जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन जब मेरे पति शिकार खेलने गए तो एक भयंकर शेर अचानक उस पर आक्रमण कर दिया। मेरे पति शेर के हमले से पूरी तरह घायल हो गए। शेर से उनके प्राणों की रक्षा की पास ही के एक कबीले के ओझा की लड़की तांबी ने, और फिर तांबी तथा उसके बूढ़े बाप ने मेरे पति का उपचार भी किया तथा सेवा शुश्रूषा भी की। कुछ दिनों तक मेरे पति तांबी के घर मेहमान बनकर रहे और कुछ ही दिनों में तांबी से मेरे पति का इतना लगाव हो गया कि वापस हवेली में लौटते समय तांबी भी मेरे पति के साथ थी, दूसरी पत्नी के रूप में। मुझे तांबी जरा भी पसंद नहीं आई। तांबी ने भी मुझे पसंद नहीं किया। वह रोज़ रोज़ मेरे पति को मेरे विरुद्ध भड़काने लगी और फिर एक दिन, लीजिए दूध पी लीजिए, आज हमारा मन नहीं है तांबी, आज हम हमारे हिस्से का दूध अपनी बहन को दे दो। तांबी ने बहुत आनाकानी की मगर मेरे पति ने तांबी को डांट दिया। मैं यह देख बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे पति दूसरी शादी के बाद भी मेरा कितना ध्यान रखते हैं। यह तो बाद में मुझे मालूम हुआ कि यह सब एक नाटक था। तांबी को जलाने के लिए मैंने दूध का गिलास उसके हाथ से ले लिया और पी लिया। दूध पीते ही मेरी हालत अचानक बुरी तरह बिगड़ने लगी। यह मुझे क्या हो रहा है? मेरा दम घुट रहा है। हा हा ही। अब मेरे पति और उसकी दूसरी पत्नी ने नाटक करके मुझे जहर मिला दूध पिला दिया था। दूध पिलाने के बाद अचानक मेरे पति को मस्तिष्क में एक ख्याल आया, तांबी कहीं ऐसा न हो कि इस तरह मरकर यह कमबख्त कोई भूतनी या प्रेतनी बन जाए। उसका भी प्रबंध मैं अभी तुरंत कर देती हूँ। आखिर अपने कबीले के तांत्रिक ओझा की बेटी हूँ। आप एक कील लेकर आइए। मेरे पति को कील मिली तो सही मगर एक दरवाजे के कब्जे से निकाल कर लानी पड़ी। यह लो तांबी, हवेली में कहाँ कहाँ कील ढूंढता मैं, सब कुछ तो इस कमबख्त या नौकरों को ही पता रहता है और नौकरों को हमने आज जानबूझकर छुट्टी दे दी है। मजबूरन कील एक दरवाजे से ही उखाड़ लाया हूँ। और फिर तांबी ने तंत्र मंत्र द्वारा उस कील को सिद्ध किया। तब तक मेरे पति एक हथौड़ा भी ले आए थे। कील मेरे सिर में गाड़ दी गई, किंतु उससे कुछ क्षण पहले ही मेरी यह लीला समाप्त हो चुकी थी। यह भी विडंबना थी कि उसी दिन मेरे विवाह की वर्षगांठ थी। क्या तो तुम भूतनी हो? हाँ, तुम चाहो तो यह भी कह सकते हो, मगर सच तो यह है कि मैं एक भटकती आत्मा हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए और मेरी मुक्ति तभी संभव है जबकि मेरी हत्या के अपराधी किसी तरह अपने गुनाह की सजा पा जाएं। खैर, अभी तुम लोग भोजन करो, मैं चलती हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो रसोई घर से ले लेना। एक बंद दरवाजे से रहस्यपूर्ण औरत को गायब होता देखने के बाद इंद्रजीत व फोकटराम ने अपने अपने भोजन की थालियाँ देखी। अरे, भोजन गायब? मुझे तो ऐसा लग रहा है हुजूर, यानी कि छोटे मालिक, जैसे अभी अभी आलू का पराठा खाया हो फोकट में। मुझे भी अपना पेट भरा भरा सा लग रहा है, जैसे अभी अभी बहुत कुछ खाया हो। अरे, थालियाँ भी गायब? कोई हमें जमकर बेवकूफ़ बना रहा है फोकट। मगर थालियों का गायब होना यह कैसा माया जाल है, समझ नहीं आ रहा। मुझे तो नींद आ रही है हुजूर, चलो बिस्तर खोल लेते हैं। और जैसे ही उसने बिस्तर खोला वह औरत जल्दी ही चली गई। हमें उससे कुछ पूछ ऐसा उनसे हम वह औरत जल्दी ही चली गई। हमें उससे कुछ पूछे ऐसा उसने मौका ही नहीं दिया। क्या हुआ फोकट, चीखे क्यों थे? सांप? तुम्हें तो डर के मारे वहम होने लगे हैं। फोकट, वहम नहीं हुजूर, माई बाप यानी कि बॉस, मैंने सचमुच सांप देखा है। शायद वह उधर चला गया बाहर की तरफ। फोकट राम सांप को देखने के लिए मुड़ा और बाहर की ओर लपका। तभी उसकी नज़र अनायास ही खिड़की पर रह गई। अगले ही पल उई उफ, अब क्या हुआ फोकट? कहीं तुम्हें चीखने के दौरे पड़ने की बीमारी तो नहीं है? भूत कहाँ है? भूत किधर है भूत? और जब फोकटराम की नज़रें का अनुसरण कर खिड़की पर रहकर झलकने वाले साये को देखने के लिए इंद्रजीत हवेली से बाहर निकला तो उफ, बारिश के साथ साथ हवाई भी बहुत तेज है। हे बजरंग बली, रक्षा करो, यानी कि बचाओ मुझ फोकट में इस खतरनाक भूतों से। जय हनुमान ज्ञान गुणसागर, जय कपीसति हुलों को उजागर। बेचारा फोकटराम भूत प्रेतों के आतंक से भयभीत हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा कि तभी सो गए क्या? आई, बजरंग बली बोल रहे हैं क्या? मैं फोकट में? हा, आंखें खोलो फोकटराम, बजरंग बली यहाँ कहाँ से आएंगे? वह तो भगवान राम के दरबार में ओवर टाइम कर रहे होंगे। या मैं हूँ इंद्रजीत और यह रहा तुम्हारा भूत। आए, बहुत मांझे के साथ खिड़की के पास पेड़ की डाल में फंसी थी, लगता है बहुत दूर से कट कर आई होगी। इसका मतलब है मैं बेकार ही डर रहा था। भूत प्रेत कुछ नहीं होते हुजूर, यानी कि बॉस, आई मीन छोटे मालिक। अब तो कोई भूत प्रेत आ जाए और मुझसे जूडो कराटे फाइट भी कर ले तो भी मैं नहीं डरूंगा। तभी आप लोग सोए नहीं अभी तक?
भूतनी फिर से? आप भी जाग रही हैं? हाँ, क्योंकि मुझे तो बरसों पहले मेरे पति ने ही ऐसी नींद में सुला दिया था कि इसके बाद सोने या न सोने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। आपका मतलब है आपकी हत्या कर दी गई थी? हाँ, किंतु आपकी हत्या पर किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। क्या पुलिस को आपकी हत्या की कोई खबर नहीं लगी? नहीं, क्योंकि मेरे पति ने मेरी हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया था। उस रात जब आसमान कुछ साफ हो गया तब मेरे पति ने मेरी लाश को कार की अगली सीट पर डाला और कार राजनगर के रास्ते पर जाने वाली सड़क पर ले गए, जिसके एक और खाई खाई है। एक ट्रक से कार का एक्सीडेंट होते होते बचा और फिर कार की गति धीमी कर स्टीयरिंग घुमा उसे खाई की तरफ मोड़ दिया मेरे पति ने। उसके बाद वह स्वयं ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर कार से कूद पड़े। कार में आग लग गई। कार धू धू करके जलने लगी। जलती हुई कार में विस्फोट के साथ ही मेरे शरीर के परखच्चे उड़ गए। पुलिस और सुंदरगढ़ वासियों को यही पता चला कि मैं विक्षिप्त अवस्था में रात को हवेली से कार लेकर निकल गई थी और अचानक संतुलन बिगड़ जाने के कारण कार संभाल न सकी, जिससे कार खाई में जा गिरी। मगर अब सच्चाई छुपी नहीं रहेगी कि मेरी हत्या की गई थी और सच्चाई का पर्दाफाश तुम्हारे ही द्वारा होगा। क्या? हाँ, और अब मैं जा रही हूँ। तुम लोग भी अब सो जाओ। हमारी कार का भी ट्रक से एक्सीडेंट होते होते बचा था और कार खाई में गिरते गिरते बची थी। अजीब बात है हुजूर, यानी कि माई बाप आई मीन छोटे मालिक, वह फिर उसी बंद दरवाजे से गायब हो गई। आओ देखते हैं बंद दरवाजे के पीछे यह कहाँ गायब होती है। जैसे ही इंद्रजीत ने उस बंद दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा स्वयं खुलता चला गया। एक कोने में पड़ा एक हथौड़ा इंद्रजीत ने रुमाल हाथ में लेकर उठाया। इस हथौड़े में काला काला कुछ लगा है, फोकट, शायद खून हो। हुजूर, उस भूतनी यानी कि प्रेतनी आई मीन उस औरत का खून जरूर इस कमरे में किया गया होगा। तो क्या यही वो हथौड़ा है जिसे खून किया गया था? बरसों बीत जाने पर भी क्या इस पर हत्यारे की उंगलियों के निशान सुरक्षित होंगे? उफ, मेरे तो सिर में दर्द होने लगा। सोच सोच कर कुछ देर आराम करना ठीक रहेगा। और थोड़ी देर बाद खर खर बिजली बरसती। भयानक तूफानी रात के बाद आया प्रभात। हुजूर उठिए, चांद निकल आया, आई मीन सूरज निकल आया है, दिन हो गया है फोकट में। उफ, कैसा भयानक सपना था। रात तो बड़े बड़े अजूबे देखे फोकट राम। वह यह थोड़ा कमाल है, शायद यही रात को हमें बंद कमरे में पड़े पड़े मलबे में मिला था। मगर तब तो इसमें खून था। ताकि अब यह बिल्कुल साफ है। क्यों, तुम्हें याद है ना फोकट? भैया, दिमाग तो स्लेट की तरह साफ है फोकट में। रात गई बात गई। रात की बात मुझे दिन में कभी याद नहीं रहती। फिर भी लगता है रात में मैंने भी कोई भयानक सपना देखा था। और अपना सामान पैक करके वे लोग सामान सहित हवेली से निकले। सड़क पर ज़्यादा देर उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ा। शीघ्र ही राजनगर की ओर से आती एक बस उन्हें दिखाई दी। सुंदरगढ़ यहाँ से कितनी दूर है फोकट? ज़्यादा नहीं, 8-10 किलोमीटर। शहर पहुँचते ही पहले कोई मैकेनिक भेजना पड़ेगा फोकट में, ताकि वह हमारी खटारा हो गई गाड़ी को ड्राइवर ले आए। हाथ के संकेत से बस रुकवाकर दोनों चढ़े। तो इतनी सुबह सुबह मनहूस भूता हवेली के पास क्या कर रहे थे भैया? भुट्टे भून रहे थे भैया। हमने तो भून कर खा लिए। तुम्हें चाहिए तो उतरो और जाकर ले आओ फोकट में। बस वहाँ से आगे बढ़ी, मगर 5-6 किलोमीटर बाद ही अरे बाप रे, यहाँ भी ब्रेक लग गया। यहाँ जाने कितनी देर यहाँ फटक पर ही रुकना पड़ेगा। अरे बेटा सुदर्शन, तनिक हमारा प्लास्टिक वाला बोतल तो देना नीचे से उठाकर। बूढ़े यात्री के बेटे ने बोतल उठाकर दी तो उसने ढक्कन खोलकर बोतल सीधे मुंह से लगा ली। प्यास तो मुझे भी लग रही है, मगर पानी? आओ फोकट, नीचे देखते हैं, कहीं 2-4 घूंट पानी पीने को मिल जाए शायद। आसपास पानी का वैसे कोई इंतजाम न था, मगर रेलवे लाइन से कुछ ही दूर मकान अवश्य थे। इंद्रजीत व फोकटराम उन्हीं में से एक मकान की ओर बढ़े। उस मकान में प्रविष्ट होने पर, माँ जी 2 घूंट पानी मिल जाएगा? अरे 2 घूंट क्यों, मटका भर पियो बेटा। आओ अंदर आओ। हमारी बस खड़ी है माँ जी, अगर यहीं। अरे बस तो तब ही जाएगी ना जब ट्रेन आएगी और फाटक खुलेगा। ट्रेन इतनी जल्दी नहीं आने वाली। तभी इंद्रजीत की नज़र अटक गई एक तस्वीर पर। अरे यह तो वही है। कौन हुजूर? अरे वही, उस हवेली की मिलने वाली भटकती आत्मा जिससे हम एक रात के मेहमान रहे हैं। क्या? यह लो बेटा, गुड़ चना खाओ और पानी पियो। और अगर तुम लोग शहर सुंदरगढ़ जा रहे हो तो बेटे यहाँ किसी डॉक्टर को भेज देना। मेरा मर्द बहुत बीमार है। कमला, किसी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं। मैं अब थोड़ी देर का ही मेहमान हूँ। कौन आया है उसे मेरे पास लाओ। बूढ़ी कमला दोनों को दूसरे कमरे में ले गई, जहाँ उसका बीमार पति मरणासन दशा में पड़ा था। ओफ, अब मुझे ब्लैकमेलिंग करके धन कमाने की ज़रूरत नहीं है। कमला, दौलत मुझे ज़िंदगी नहीं दे सकती। तुम्हारे जिम्मे एक काम सौंप रहा हूँ बच्चों। यह लिफाफा सुंदरनगर पुलिस स्टेशन के थाना इंचार्ज को सौंप देना। इसमें एक हत्यारे द्वारा हत्या किए जाने का ठोस सबूत है।
लिफाफा लेकर जब वे बाहर निकले तो एक बार फिर इंद्रजीत की निगाहें टेबल पर रखी तस्वीर पर पड़ गई। यह तस्वीर किसकी है माँ जी? ये एक भली औरत, बरसों पहले मैं इनके यहाँ नौकरानी थी। मेरा मर्द इन दिनों राजनगर के एक स्टूडियो में काम करता था। वह एक तूफानी रात थी जब मेरा पति छुट्टी लेकर राजनगर से आया। मैं उन दिनों हवेली के पास ही एक झोपड़ी में रहती थी। उस दिन मैं छुट्टी पाकर अपनी झोपड़ी में चली गई। मेरे पति ने सोचा मैं शायद मैं हवेली में हूँ। वह सीधा हवेली में पहुँच गया और उसके पास उसका कैमरा भी था। अचानक मेरे पति ने एक खिड़की से भीतर देखा तो स्तब्ध रह गया। मेरे मालिक अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर बड़ी मालकिन की हत्या कर रहे थे। मेरे पति ने तुरंत ही अपने कैमरे से हत्या करते हुए उनकी तस्वीर खींच ली और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके मेरे पति ने बहुत दौलत इकट्ठी कर ली। यह मकान और हमारे घर का सब कुछ इसी ब्लैकमेलिंग की कमाई का है। तभी ओह लगता है ट्रेन आ गई, अब हम चलेंगे। नहीं अच्छा बेटा, जुग जुग जियो। सचमुच ट्रेन आ चुकी थी। ट्रेन के गुजरते ही फटक खुल जाना था। छुक 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 छुक। दोनों अपनी बस की ओर बढ़े और बस में बैठ गए। उसके बस में बैठते ही फटक खुल गया और फटक खुलते ही बस द्रुत गति से सुंदरगढ़ की ओर रवाना हुई और सुंदरगढ़ पहुंचकर वे बस से उतरे और फिर तांगे द्वारा वे अपने भव्य कोठी तक पहुंचे। कोठी से भीतर पहुंचकर इंद्रजीत ने अपनी उस माँ के पैर छुए जो उसके पिता के साथ बरसों से राजनगर में समय समय पर उनसे मिलने आती रहती थी। चरण स्पर्श माँ। जीते रहो बेटे। वहाँ राजा ठाकुर की बहुत पुराने मित्र जो आजकल सुंदरगढ़ में डीएसपी थे भी मौजूद थे। पिताजी कहाँ हैं? अब ऊपर टेरिस में होंगे। आजकल उनकी तबीयत काफ़ी खराब चल रही है। अपने हाथ का लिफाफा अनजाने ही रैक पर रख कर इंद्रजीत ऊपर जाने की सीढ़ियों की तरफ लपका। बड़े मालिक का आधा रोक तो आपको देखते ही भाग खड़ा होगा फोकट में। क्यों बॉस? आई मीन छोटे मालिक, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? चरण स्पर्श पिताजी। जीते रहो बेटे। तुम्हें अपने करीब देखकर दिल को बड़ा चैन मिल रहा है। और इनसे मिलो, ये है मेरे बहुत पुराने मित्र सूर्य सिंह, आजकल सुंदरगढ़ के डीएसपी हैं। जीते रहो बेटे। काश आज तुम्हारी माँ सुमित्रा भी जिंदा होती। क्या मेरी माँ? मेरी माँ तो नीचे बैठी है। पिताजी अंकल किस माँ की बात कर रहे हैं? तभी उसी नागिन की जिसकी तू संतान है सपोले। यह क्या माँ, तुम यह रिवॉल्वर क्यों लिए हो? तुमसे यह जानने के लिए कि यह लिफाफा तुझको कहाँ से मिला। उसमें वही तस्वीर है जिससे आज तक तेरे पिता को और मुझे ब्लैकमेल किया जाता रहा है। क्या बक रही हो तांबी? रिवॉल्वर फेंक दो। ट्रिगर दब गया तो गोली चल जाएगी। आखिर इंदर हमारा इकलौता बेटा है। हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा और मेरी सौत सुमित्रा का बेटा। यह जान गया है कि हमने ही इसकी माँ की हत्या की थी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर तांबी ने गोली चला दी। धाएं। आह! तभी डीएसपी ने तांबी पर गोली चला दी। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गया। मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है। तुम्हारे हाथ में जो लिफाफा है उसमें कैसी तस्वीर है, किंतु तुम्हारी गोली से मेरा दोस्त राजा ठाकुर मारा गया। अब तुम खुद को मेरी हिरासत में समझो तांबी। नहीं। तांबी पलट कर भागने को हुई मगर तभी इंद्रजीत बिजली की तेजी से उसके सामने आ गया। पिताजी को गोली मारने के बाद अब तुम भाग नहीं सकती। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हें अपनी सगी माँ समझता रहा। तांबी ने इंद्रजीत को डराने का असफल प्रयास किया। हट जा इंदर, मेरे सामने से हट जा वरना अपनी तंत्र शक्ति से तुझे भस्म कर दूंगी। पकड़े जाने के डर से तांबी हटते हटते टेरेस के रेलिंग तक पहुंच गई थी। इंद्रजीत उसे पकड़ने के ध्येय से आगे बढ़ता रहा मगर तांबी को पकड़ न सका। पीछे हटते हटते आखिरकार रेलिंग के निकट पहुंच और पीछे होने का प्रयासों में तांबी अपना संतुलन खो बैठी और नीचे दीवार पर लगी नोकीलो रेलिंग पर जा गिरी। कुदरत ने बरसों पहले किए गए गुनाह की सजा उसे स्वयं दे दी थी। आह! और उसके बाद इंद्रजीत ने उस लिफाफे की तस्वीरों को देखा तो तो यह वो भूता हवेली हमारी ही है और उसमें भटकती हुई आत्मा मेरी माँ की थी, सगी माँ की। और हम जिस कार से हवेली तक पहुँचे थे वह कार भी भूतहा कार थी। तभी हाँ इंदर, मेरे निडर बहादुर बेटे, वह मैं ही थी जिसे तुम्हारे पिता और मेरी सौत ने मिलकर जान से मार दिया था। आज इन पापियों को इनके किए की सज़ा मिल गई। अब मेरी भटकती आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी बेटे। मुझे खुशी है बेटे कि तुम्हारी बहादुरी जांचने पर रखने के लिए मैंने जिस भयानक वातावरण की सृष्टि की तो उसमें तुम जरा भी भयभीत नहीं हुए। अब मैं जा रही हूँ मेरे लाल, विदा। और वह भटकती आत्मा जो इस बार सिर्फ इंद्रजीत को ही नजर आई थी शून्य आकाश में विलीन हो गई। माँ माँ! तभी इंद्रजीत पागल की सी अवस्था में माँ माँ चिल्लाता हुआ भागा मगर डीएसपी सूर्य वीर सिंह तथा फोकटराम ने इंद्रजीत को अपने मजबूत सिकंदों में जकड़ लिया। इंद्रजीत, खुद को संभालो बेटे। अपने पिता और तांबी की मौत पर इस तरह विचित मत हो। ये लोग तो वैसे भी तुम्हारी सगी माँ के कातिल थे। इंद्रजीत
डीएसपी सूर्य सिंह और फोकट राम को भला कैसे समझाता कि वह विचलित नहीं हुआ है, बल्कि अपनी सगी माँ की भटकती आत्मा को सामने देखकर व्याकुल हो उठा था। उसी शाम हुजूर यानी कि छोटे मालिक बॉस, जिस मैकेनिक को हमने अपनी दुर्घटना का कार लाने भेजा तक फ़ोन आया है, उसका कहना है कार तो वह अपनी गैरेज में ले आया है, मगर वह तो बिल्कुल ठीक ठाक हाल में है, यानी कि उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। फोकट में मैकेनिक थोड़ी देर में कार इंद्रजीत ठाकुर की कोठी में ले आया। कार तो यह हमारी ही है फोकट, मगर इसमें तो जरा भी खरोच तक दिखाई नहीं दे रहा। हुजूर यानी कि मालिक, मुझे तो लगता है ज़रूर इस कार ने हमारे साथ मजाक किया है फोकट में, या फिर हमारे दिमाग का ही पुर्जा ढीला हो गया है फोकट में। समाप्त।